हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम ठाकुर हेयर एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज, कल से मैंने लक्ष्मीकांत बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है, थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट पढ़ लिया है। उसमें हमने टेलर का कंट्रीब्यूशन देखा, टेलर के प्रिंसिपल्स देखे, उनकी क्या क्या टेक्निक्स है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, वो सब देखा। आज हम उनके फॉलोअर्स देखने वाले हैं। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो जेके सेट की आंसर की आई है उसमें कुछ क्वेश्चन चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन अभी मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। तो जैसे ही वो आएगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना है और उसका आंसर क्या होगा। तो उसके बेसिस पे जो जो चैलेंज करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं बाकी वालों को भी बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन पे कौन कौन लोग चैलेंज करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने कर भी दिया है तो मैं बता दूँगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कल तक हमने ये सारी टेक्निक्स वगैरह पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे कि टेलर के फॉलोअर्स कौन हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एच एल गैंट। जो एच एल गैंट है, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इन्होंने क्या बोला कि किसी भी टास्क को इम्प्रूव करने के लिए बोनस सिस्टम लाओ। बोनस सिस्टम से क्या होगा कि जब वर्कर अपने जो उसकी मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड रखा होगा कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, जब वो उसको पूरा कर लेगा तो उसको बोनस मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो बाकी वाले वर्कर हैं वो मोटिवेट होंगे। मान लो एक बंदा जो है, एक वर्कर मान लो वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेता है एक दिन में, एक विद इन टाइम्स पे जो भी टाइम रखा है 6 आवर 7 आवर या 5 आवर, जो भी 5 आवर जो भी रखा है, उस बीच अगर वो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लेता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करेंगे, बोनस देंगे। तो उस बोनस से प्रभावित होकर बाकी वाले भी अट्रैक्ट होकर उस काम में जल्दी से जल्दी काम को करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बोनस सिस्टम को लाया, ताकि जो वो है कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने स्टैंडर्ड पे जल्दी से जल्दी पहुँचे। ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री। हैबिट ऑफ इंडस्ट्री में क्या बोला कि जो भी वर्कर हैं उनको स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में ही अच्छी वैल्यू इनकलकेट करनी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए हैबिट ऑफ इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही गुड हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को करने देना है वर्कर्स को। ठीक है, उनमें ऐसी एक्टिविटीज़ को इनकलकेट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो। थर्ड आता है गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट में इन्होंने क्या बोला कि एक प्रोग्रेस चार्ट होगा। इसमें क्या होगा, एक चार्ट बनाया जाएगा वर्कर्स के लिए, वर्कर की कितनी प्रोग्रेस है, कितने वो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, तो उसमें एक प्रोग्रेस के लिए एक चार्ट बनाया जाएगा, ताकि उससे वो एक कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अपनी अपनी प्रोग्रेस देख के जो सभी वर्कर हैं वो क्या से रहेंगे, वो एक्टिव रहेंगे, अलर्ट मोड पर रहेंगे। तो उसके लिए उन्होंने गैंट चार्ट दिया। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए। फिर आता है हमारे पास गिलब्रिथ। देखिए, आप लक्ष्मीकांत की बुक अगर ओपन करके बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, क्या चीज़ स्किप कर रही हूँ, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। तो उस सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी और रिवाइज हो जाएगा। मेरी वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबी तो है नहीं, 10-15 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है, इतने में आपको टॉपिक भी समझ आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास फॉलोअर्स कौन आते हैं, गिलब्रिथ। जो गिलब्रिथ हैं वो एक फ्रैंक गिलब्रिथ और लिलियन गिलब्रिथ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इन्होंने दिया था एक फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या था, एलिमिनेट करने के लिए था अननेसेसरी स्टेप। किसी भी काम को करने के लिए अगर अननेसेसरी स्टेप्स आएंगे तो उसको एलिमिनेट कर दो। उसके लिए उन्होंने फ्लो प्रोसेस चार्ट बोला था। उसको स्पीड वर्क भी बोलते हैं, जिससे कि काम जो है जल्दी हो सके, अननेसेसरी स्टेप को ना करना पड़े, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर दो, ऐसा बोला था इन्होंने फ्लो प्रोसेस चार्ट में। सेकेंड आता है हमारे पास मॉडर्न मोशन एंड टाइम स्टडी टेक्निक्स। ये टाइम के अकॉर्डिंग था कि भाई एक काम को करने का एक ही तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि एक काम को करने के 10 अलग अलग तरीके लाओ, जिससे क्या हो जाएगा कि टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और विद इन उसी टाइम में एक ही चीज़ कवर होकर जितने में बाकी चीज़ें कवर हो सकती थी। इसलिए उन्होंने ये वाली टाइम लाई थी, टाइम स्टडी टेक्निक्स, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी है। एक एक वन बेस्ट वे होना चाहिए किसी काम को करने का। उन्होंने थिरब्लिक का कॉन्सेप्ट लाया था। थिरब्लिक क्या होता है, इन्हीं के नाम का उल्टा स्पेलिंग है, स्पेल बैकवर्ड है। गिलब्रिथ के नाम का ही थिरब्लिक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2020 में यूजीसी नेट में के एग्जाम में आया हुआ है कि थिरब्लिक का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो वो गिलब्रिथ से है। थर्ड आता है हमारे पास एच एमर्सन, जिनका है हैरिंगटन एमर्सन करके नाम है। इन्होंने एम्फेसाइज किया था किस चीज़ पे कि ग्रेट प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके लिए उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स दिए थे एफिशिएंसी के। ठीक है, एफिशिएंसी एंड द 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, ये इनकी पॉपुलर बुक है, लेकिन इन्होंने 12 प्रिंसिपल्स भी दिए थे। देखिए, जैसे गुल्ली के कितने प्रिंसिपल हैं, 14। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल है। फ्यूल के कितने प्रिंसिपल है, 14। गुल्ली के कितने प्रिंसिपल है, 10। उर्वी के कितने प्रिंसिपल है, 8। तो वैसे ही एमर्सन के कितने प्रिंसिपल हैं, 12।
तो जब वो बाकी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। इसलिए लक्ष्मीकांत बुक में ये 12 के 12 उनके प्रिंसिपल दिए गए हैं एफिशिएंसी वाले, आप वहाँ से एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए और किसी तरह निमोनिक के थ्रू उसको याद करने का ट्राई कीजिए। तो वो 12 प्रिंसिपल क्या क्या एफिशिएंसी के, वो आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। फिर आता है हमारे पास क्रिटिसिज्म एंड ओपोजिशन। अब उनको क्रिटिसाइज़ किस किस चीज़ पे किया गया है। देखिए, सबसे पहले बोला कि पार्शियल थ्योरी है। पार्शियल थ्योरी क्यों है? क्योंकि उन्होंने ओनली शॉप फ्लोर पे ध्यान दिया है, टॉप फ्लोर पे ध्यान नहीं दिया, ओनली शॉप फ्लोर पे ध्यान दिया। वर्कर्स को ऐसा करना चाहिए, वर्कर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जितना भी सारा स्ट्रेस था उन्होंने शॉप फ्लोर पे वर्कर्स की एक्टिविटी पे ही दिया है, इसलिए इसको पार्शियल थ्योरी बोला जाता है। सेकंड है, इसको मैकेनिस्टिक थ्योरी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने नेगलेक्ट किया था ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। इन्होंने क्या कहा था कि इंसान जो है वो इकॉनमी फैक्टर है, मतलब पैसा फेंको, काम करवा लो, तो वो सारी चीज़ें तो उन्होंने मशीन की तरह समझा था। उन्होंने समझा ही नहीं कि इंसान भी थक सकता है, तो इसीलिए उन्होंने नेगलेक्ट किया था ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। इसीलिए इनको मैकेनिस्टिक थ्योरी, इसलिए इनको सॉरी टेलर की थ्योरी को मैकेनिस्टिक थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने नेगलेक्ट किया था ह्यूमन फैक्टर को। ठीक है। थर्ड आता है, इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था और ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था ह्यूमन मोटिवेशन को, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन को समझा ही नहीं और बोला कि इकॉनमी फैक्टर है, मटेरियल रिवॉर्ड से क्या हो जाता है, मोटिवेट होता है, इसलिए इन्होंने इग्नोर किया था उनके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को। इसीलिए इनको इस बात पर भी क्रिटिसाइज किया जाता है। फोर्थ है, फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी बोला जाता है इसको, मार्च एंड साइमन के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन भी PYQ में आया गया है, बहुत बार आया है। फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किसने बोला है? मार्च एंड साइमन। फिर ग्रेट ऑपोजिशन मिला इसको कहाँ से? लेबर लीडर से, ट्रेड यूनियन वालों से। क्योंकि ट्रेड यूनियन वालों ने पहले बोला कि जब मेंटल रेवोल्यूशन करके जो मैनेजर और वर्कर है उनका सारा डिस्प्यूट ही खत्म हो जाएगा, तो हमारा बनाने का फ़ायदा ही क्या। जो ट्रेड यूनियन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी की सैलरी वैलरी कम है या वेजेस, जो भी वेजेस कम है या उनके जो वर्किंग आवर्स है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए वो लोग स्ट्राइक ट्राई करके अपनी जो डिमांड्स है उसको पूरी करते हैं। तो अगर मैनेजर और वर्कर जो है अच्छे से काम करेगा, उनमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा, तो इनका काम तो होगा ही नहीं कुछ, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसीलिए इन्होंने अपोज किया था। उसके बाद इट वॉज ऑल्सो अपोज बाई मैनेजर ड्यू टू 2 रीज़न। मैनेजर ने भी इनको अपोज किया 2 रीज़न के लिए। वो क्या क्या था? फर्स्ट था, इन्होंने बोला कि ये लॉस्ट कर देते हैं जजमेंट एंड डिस्क्रिशन इज ड्यू टू अडॉप्टेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। मतलब इन्होंने, टेलर ने क्या कहा था? टेलर ने बोला था ना कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे। तो अगर ऐसे प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे तो सभी जगह होंगे ना, सभी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे मैनेजर की खुद की जजमेंट कहाँ रह जाएगी फिर, क्योंकि सेम प्रिंसिपल तो फॉलो हो रहे हैं। अब मैनेजर क्या जजमेंट देगा क्या नहीं, उनकी जो खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है वो तो चली जाएगी, क्योंकि सेम प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला, मैनेजर ने इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया कि वो अपनी जजमेंट को ही लॉस्ट कर देंगे इस चक्कर में, जो भी टेलर ने दिया था, टेलर की थ्योरी के चक्कर में वो अपनी जजमेंट को लॉस्ट कर देंगे। पहला इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया। सेकेंडली बोला कि जो उनका वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर दिया अंडर द टेलरिज्म। टेलरिज्म मतलब टेलर के एरा में जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैनेजर की, वो बढ़ गई थी। वो क्यों बढ़ी थी? क्योंकि इन्होंने बोला था, टेलर ने बोला था कि जो वर्कर और मैनेजर हैं वो दोनों मिल के काम करेंगे, इक्वल डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। ये इनके प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है। इनके 4 प्रिंसिपल थे ना टेलर के। पहला प्रिंसिपल था ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड को रिप्लेस कर देना है। सेकंड बोला था ना कि ट्रेन करना, टीच करना हर एक वर्कर को, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। थर्ड इन्होंने क्या बोला था कि मैनेजमेंट को फुली कोऑपरेट करना है वर्कर के साथ, ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और फोर्थ बोला था कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए किसकी, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। तो जब इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन्हीं सारे ग्राउंड पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो आज का जो टेलरिज्म वगैरह हमने पढ़ा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो इतना ही है। अब उसके बाद क्या है कि कल हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें फ्योल, उर्विक, गुलिक एंड अदर्स बाकी सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।